हे गाइस, दिस इज़ मी एलेक्सर और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एलेक्सर वॉइस में। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो? अगर हाँ, तो यहाँ पे साइड में जो लाल बटन है उसे प्रेस करो और साइड में एक बेल आइकन होएगा जिसको आपको ऑल पे सेट करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम आपको इसका क्लेरिफिकेशन देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में, यानी कि आज बात होगी 7 इम्पॉर्टेंट चार्टर के बारे में, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है इंडिया की वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई क्लोज वन या फैमिली मेम्बर आईएएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप इसको ये वीडियो रिकमेंड करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलो। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारत के संवैधानिक इतिहास के दृष्टिकोण से 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसका प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर के द्वारा ही हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक की अनुमति प्रदान कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन एक गवर्नर जनरल और उसकी 24 अन्य सदस्यों की एक परिषद को सौंप दिया गया, जिसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, 1726 ईस्वी के चार्टर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस राजलेख द्वारा कोलकाता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वो विधि बना सकते हैं। और इससे पहले विधि बनाने की जो शक्ति थी वह इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। और 1726 ईस्वी के चार्टर के बाद यह शक्ति इन प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों और उनकी परिषद को दे दी गई। और जो दोस्तों तीसरा एक्ट है वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है। और गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह एक्ट पारित किसने कराया। तो गाइस, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति, जिसे सीक्रेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी सिफारिश पर यह एक्ट पारित कराया गया। यह एक्ट कंपनी के प्रशासन में अमान परिवर्तन करने हेतु पारित कराया गया और इस एक्ट के द्वारा यथा परिवर्तन कराए गए, जैसे कि इसी एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और इसी एक्ट के द्वारा एक सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश कराया गया। 70 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में एक कार्य किया गया कि बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के जो प्रशासक थे उसको इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल, मद्रास, मुंबई जो एक दूसरे से पृथक प्रेसिडेंसियाँ थीं उनको इस एक्ट के द्वारा बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया। और इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में यह निर्धारित किया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या है उसके 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते रहेंगे। और दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया और किसी भी निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिहाज एम्पे थे और चैम्बर्स, लिम्स्टर और हाइड को इसके न्यायाधीश बनाया गया। और गाइस, इसके विरुद्ध जो अपील की जाती थी वो प्रीवी कौशल में की जाती थी। दोस्तों, सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह किया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार न करने
का आदेश दिया गया, अर्थात कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो दोस्तों अब जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, जो कि 1781 ईस्वी में पारित हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित क्यों किया गया। क्योंकि यह इसलिए पारित किया गया कि जिससे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को इस एक्ट के द्वारा दूर कर दिया जाए और इसे संशोधनात्मक नीति भी बोला जाता है। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बना सकती है। इस प्रकार अब कलकत्ता सरकार के पास विधि बनाने के दो स्रोत हो गए थे। पहला रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और जो सेकंड था वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। और दोस्तों इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से मुक्त कर दिया गया और इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व आधिकारिकता को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीस इंडिया एक्ट के बारे में, जो कि 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। तो दोस्तों यह जान लेते हैं कि पीस इंडिया एक्ट था क्या। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकारीन क्षेत्र। तो दोस्तों पीस एक्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 ईस्वी में डंडास अधिनियम और फिर उसके बाद नवंबर 1783 ईस्वी में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया, किंतु उपरोक्त दोनों ही विधेयक पारित ना हो सके। अतः फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित ना होने के कारण लॉर्ड नाथ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और किसी भी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार के पतन का यह पहला और आखिरी दृष्टांत है। फिर उसके बाद जाकर कहीं पीस एक्ट लाया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को यथासंभव कंपनी के निदेशकों के हाथों में रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे कि सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार यानी कि नियंत्रक मंडल के जो मेंबर्स थे उनकी नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंप दिया गया। अब इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, प्रथम कंपनी के निदेशक बोर्ड और जो दूसरे थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट। और दोस्तों पीस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। दोस्तों यहाँ पे मैं गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सदस्य संख्या के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाई गई थी, जिसके टोटल 5 सदस्य थे। यहाँ पे मैं उस गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की बात कर रहा हूँ, ना कि 1600 ईस्वी में बनी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बारे में। और दोस्तों इसके द्वारा किया यह गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 4 से कम कर 3 कर दी गई और इस परिषद को भारत में प्रशासन की यथा सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दी गई पीस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के द्वारा। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा किया गया कि जो प्रांतीय परिषद थी जिसकी सदस्य संख्या 4 थी उसकी भी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और उस प्रांत का सेनापति इन्हीं 3 सदस्यों में से एक को बनाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया। पीस इंडिया एक्ट सन 1784 ईस्वी में जो पारित हुआ था उसने गवर्नर जनरल को यह पावर दे दी कि वह केंद्रीय
शासन के अनुपालन न होने की दशा पर वह प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकता था। अर्थात अगर कोई भी प्रांतीय सरकार केंद्रीय शासन का अनुपालन न कर रही हो तो गवर्नर जनरल उसे बर्खास्त करने का दम रखता था। और दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा किया गया कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अर्थात भारत में अगर कोई भी अंग्रेज अधिकारी कोई भी अवैध कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ इंग्लैंड में स्थित कोर्ट में मुकदमा लड़ा जा सकता था। और दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा किया गया कि जो कंपनी में तैनात कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। अर्थात इस एक्ट के बाद कंपनी के कर्मचारी किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते थे। और इस एक्ट के द्वारा किया गया कि गवर्नर जनरल को किसी भी देशी राजा के साथ युद्ध करने या संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर की स्वीकृति लेना अति आवश्यक कर दिया गया। तो दोस्तों, यह जानकारी थी पीस इंडिया एक्ट के बारे में।